एवरीवन, वेलकम टू एनएसटी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एनएसटी इग्नू के अंदर। तो अभी हम इस सीरीज़ में पहले 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं, उसमें हम 2 यूनिट्स को कवर कर चुके हैं। जी, अभी हम आज यूनिट 3 यानी कि इकाई 3 लेकर आए हैं, जिसका नाम है आंगिक भाषा और संप्रेक्षण। तो आज इसके बारे में देखते हैं हम क्या है। कुछ खास यूनिट है नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। देखते हैं इसके बारे में क्या है। तो इसका उद्देश्य आप पढ़ सकते हो, क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे उसके बारे में लिखा हुआ है। इस चैप्टर में मुझे जो चीज़ें पढ़नी है उनके बारे में इसमें लिखा हुआ है बस, और कुछ खास इसमें है नहीं। आगे बढ़ते हैं प्रस्तावना पर। भाषा की परिभाषा देते हुए हम कहते हैं कि भाषा वाग ध्वनियों से बनी वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। क्या हम सिर्फ उच्चारित भाषा के माध्यम से ही संप्रेषण करते हैं? ये क्वेश्चन है कि ये बोलना चाह रहा है कि जब हम भाषा की परिभाषा देते हैं तो हम बोलते हैं कि भाषा वाग ध्वनियों से बनी एक व्यवस्था है जिसके द्वारा हम आदान प्रदान करते हैं, यानी कि कुछ भाषाओं का, कुछ संकेतों का, कुछ वाक्य स्पीचों का एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का और भावों का आदान प्रदान करते हैं। अब सिर्फ एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम सिर्फ उच्चारित भाषा से करते हैं आदान प्रदान? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस बात का उत्तर देने से पहले हम अन्य प्राणियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि कोई कुत्ता है, क्या वो सिर्फ वाक ध्वनियों द्वारा ही आदान प्रदान करता है? कभी कभी वो अपनी पूँछ हिलाते हैं, है ना, कभी कान खड़ी कर लेते हैं, गुस्सा दिखाने के लिए अपने दांत दिखाने लगते हैं, इस तरह के वो करते हैं। तो यही है इसमें। तो इसमें दिया हुआ है वे संप्रेक्षण, इसमें सिर्फ एक जानवर की बात दी हुई है, कुत्ते की। वे संप्रेक्षण के लिए आवाज़ ध्वनियों का उपयोग करते हैं। जैसे कुत्ते अलग अलग तरह की स्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ संप्रेक्षण के लिए अलग अलग ध्वनियाँ निकालते हैं, यानी कि भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न संप्रेक्षण के लिए अलग अलग तरह की ध्वनियाँ निकालते हैं। वे आंगिक चेष्टाओं के माध्यम से भी अर्थ संप्रेक्षण करने का यत्न करते हैं। जैसे गुस्सा दिखाने के लिए सभी जानवर मुंह खोलकर दांत दिखाते हैं। इसी तरह अधीनस्थता दिखाने के लिए कोई कुत्ता पूंछ खींच लेता है, दुम दबाता है, या प्यार जताने के लिए पूंछ हिलाता है। इस तरह की स्थितियाँ ये मैंने आपको बताई अभी। आगे है मनुष्य की भाषा के साथ साथ आवाज़ों और आंगिक चेष्टाओं का अर्थ संप्रेक्षण के लिए प्रयोग करता है। लेकिन मनुष्य जो है ये भी अपनी आवाज़ के साथ साथ आंगिक चेष्टाओं का अर्थ संप्रेक्षण के लिए प्रयोग करता है, यानी कि मनुष्य भी जानवरों की भांति है। सभी जो भी जीवित प्राणी हैं जो अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं, वे सिर्फ भाषा पर ही डिपेंड नहीं है, सिर्फ वाक ध्वनियों पर ही डिपेंड नहीं है, वो साथ में अपनी आंगिक चेष्टाओं का भी सहारा लेते हैं, जैसे कि हाथ हिलाना, मुंह बनाना, इस तरह की चीज़ें। कुछ संदर्भों में हम ध्वनियों या संकेतों से काम चला लेते हैं, जैसे कि चोट लग रहा है, दर्द होने पर कहकर अभिव्यक्त करते हैं, या ओठों के मध्य तर्जनी को रखकर बच्चे को श्श कहकर चुप करने का संकेत देते हैं। इस तरह मनुष्य के संप्रेक्षण के 2 रूप एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि 2 रूप हैं जो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। कौन कौन से? उच्चारित भाषा द्वारा अर्थ संप्रेक्षण, यानी कि उच्चारित भाषा का उपयोग करते हुए संप्रेक्षण करना, और दूसरा है आवाज़ों और आंगिक चेष्टाओं से बना आर्थिक संप्रेक्षण। ये 2 तरह के संप्रेक्षण आते हैं मनुष्य के जीवन में। इसके बाद बढ़ते हैं। आंगिक संप्रेक्षण के संदर्भ में हम 2 तरह की भाषा रूपों को, अर्थात 2 तरह के संप्रेक्षण पद्धतियों को इस चर्चा से अलग रखना चाहेंगे, जो उच्चारित लिखित भाषा पर आधारित है और जिनका उपयोग भाषा के स्थान पर किया जाता है। ये है गुप्त भाषा और संकेत भाषा। ये क्या है गुप्त भाषा और संकेत भाषा? इसमें हम कुछ आंगिक चेष्टाओं को या कुछ विशेष शब्दों को हम अपने गुप्त भाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर मिलिट्री फोर्सेज या आर्म फोर्सेज करती हैं अपने ऑपरेशंस के लिए। सीबीआई वगैरह करती है, जैसे आपने सुना भी होगा कभी कभी थम्स अप। जैसे हम एक गेम खेलते हैं ना, गैस द मूवी नेम, इस तरह से थम्स अप मतलब इंग्लिश, थम्स डाउन मतलब हिंदी, इस तरह के। तो ये गुप्त भाषा और सांकेतिक भाषा होती है। इसके बारे में पढ़ते हैं। गुप्त भाषा यानी कि सीक्रेट लैंग्वेज का उपयोग समाज में कुछ विशिष्ट वर्ग करते हैं, जैसे कि चोर आपसी संप्रेक्षण के लिए सामान्य शब्दों के लिए विशिष्ट अर्थ निश्चित कर लेते हैं, है ना। चोरों की भाषा में तीली का अर्थ होता है लाल टोपी वाला पुलिसकर्मी। ऐसे ही हमारे यहाँ दिल्ली में भी होता है, पुलिस वालों को मामा बोलते हैं, कुछ लोग को ठुल्ले बोलते हैं, इस तरह से। बकरा का अर्थ होता है वह आदमी जिसे लूटना चाहते हैं। चोरों की भाषा की बात हो रही है, चोर बकरा उसको बोलते हैं इसको लूटना चाहते हैं, उस तरह से। व्यापारी हाथ में सॉरी व्यापारी हाथ के संकेतों के माध्यम से बेचने का दाम कम करने के बारे में आपस में विचार विमर्श कर लेते हैं।
है ना, जैसे दुकान पे देखा होगा आपने इसके बारे में। अगला है संकेत भाषा, साइन लैंग्वेज के रूप में है, मतलब साइन, इसके में क्या है, जहाजी दो झंडों की स्थिति से वर्गों का संकेत करता है। अच्छा, इसमें क्या है, ये जहाज़ के लिए या ट्रेन के लिए आपने देखा होगा झंडी से इस्तेमाल करते हैं, है ना, साइन करते हैं हम कि हाँ चलो, जब हम रेस होती है तो 1 2 3 गो करते हैं, उसके लिए हम हाथों का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से ये साइन लैंग्वेज होती है, यानी कि कोई ऐसा संकेत बनाना अपने हाथों या पैरों के द्वारा, जिससे किसी व्यक्ति को संकेत मिल जाए कि हाँ मुझे ये काम करना है। यही है इसके बारे में। ये आपने देखा, डायग्राम बना के दिखा रखा है इनको, ये रहा। संकेत भाषा जो होती है, यह भाषा की तरह समाज द्वारा स्वीकृत यथाक्षित व्यवस्था है, जिसे प्रयत्नपूर्व, ये जो सांकेतिक भाषा गुप्त भाषा होती है, ये क्या है, एक सामान्य भाषा तो है नहीं, इसको हमें, इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, कभी कभी सीखना पड़ता है। जिस जो व्यक्ति, जैसे जैसे हम किसी आर्म फोर्सेस के अंदर हैं, तो हमें ट्रेनिंग दी जाएगी कि हमें इस तरह से बात करनी है, ताकि कोई आम व्यक्ति उस बात को ना समझ सके, है ना। अगर कोई आम व्यक्ति समझना चाहता है तो उसको वो आर्म फोर्स ज्वाइन करनी पड़ेगी, उस मिशन पे आना पड़ेगा उसको भी, इसलिए। इसकी तुलना में आंगिक संप्रेक्षण सामान्य भाषा का पूरक होता है और सह संप्रेक्षण का माध्यम है। सह संप्रेक्षण का मतलब क्या होता है कि उसको संप्रेक्षण में साथी होता है, उसकी सहायता करता है। इसका उपयोग जो है भाषा बोलने वाले सभी मनुष्य करते हैं। यह काफ़ी हद तक सहज और स्वतः प्रेरित है। जैसे गुस्से से आंख लाल होना, है ना, नसें खींचना आदि शारीरिक क्रियाएं उस भाव से जुड़ी सहज क्रियाएं हैं, यानी कि जब हम गुस्सा आता है तो हमारी आंखें भी लाल हो सकती हैं, नसें खिंचती हैं, तो इनको हम छुपा भी नहीं सकते कभी भी। इस तरह से है। हम इस इकाई में अच्छा, ये इसके बारे में अब आते हैं हाव भाव के ऊपर। हाव भाव का मतलब होता है गेस्चर। देखते हैं क्या होता है हाव भाव। हाव भाव गेस्चर वे अंगिक चेष्टाएं हैं जो मौखिक अभिव्यक्ति के साथ साथ सह संप्रेक्षण के रूप में व्यक्त होती हैं। जैसे नहीं कहने वाला आदमी हमेशा अपना सर भी हिलाता है। सामान्य उक्तियों के साथ व्यक्त हाव भाव की सूची इस प्रकार हो सकती है, जैसे कि मैंने उसे भगा दिया, हाथ दूर करने का संकेत, इस तरह से संकेत दिए हुए ना, इनको आप पढ़ सकते हो। ये है 1 2 3 4 5, ये 5 संकेत दिए हुए हैं, इनको आप अच्छी तरह पढ़ सकते हो ताकि आपको समझ में आ जाए। ये 1 मिनट, ये वाले, इसको आप, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा आपके पास। अगर आपके पास मटेरियल आ चुका है तो आप उसमें से पढ़ सकते हो, अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको उसका मटेरियल जो है अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाव भाव भाषिक अभिव्यक्ति के साथ इतने गहरे जुड़े होते हैं कि हम प्राय भाषण या संवाद की स्थिति में भी आंगिक चेष्टाएं करते रहते हैं। आपने कभी भी देखा होगा, जब भी व्यक्ति बात करते हैं तो अपने हाथों को हिला हिला कर, है ना, अपनी भौहें सिकोड़ कर, अपने मुंह से एक्सप्रेशन बनाते हैं, है ना, इस तरह से। और इसमें आपने सुना भी होगा कि उसने मुझे इशारे से बुलाया, है ना, उसने इशारा किया कि बक्सा नीचे है, दोनों इशारे से बात कर रहे थे, मैं तुम्हारा इशारा नहीं समझा, इस तरह से बातें करते हुए सुना भी होगा आपने लोगों को। अगला है हाव भाव की सामाजिक सापेक्षिकता। हमने ऊपर उल्लेख किया था कि हाव भाव कुछ हद तक सार्वभौम होते हैं, यानी कि एक तरह से सबके लिए होते हैं। जैसे हाँ के लिए सर हिलाना। यह भी सच है कि हाव भावों में भाषाओं का प्रयोक्ता के, अच्छा ये क्या है कि जब भाषाएं होती हैं उसके हिसाब से भी कभी कभी हाव भाव जो है वो डिपेंड करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ उत्तर भारत में क्या होता है, नहीं के लिए हम ऐसे करते हैं, इस तरह से, एक मिनट को, नहीं जताने के लिए हम इस तरह करते हैं, और हाँ बताने के लिए इस तरह करते हैं। ऐसे ही दक्षिण भारत में भी है, हाँ के लिए इस तरह से हो गई है ना, ये है। लेकिन जो गुप्त भाषा होती है, सांकेतिक भाषा होती है, वो सबकी क्या होती है, अलग होती है। कभी कभी हमारे हाव भाव भी अलग वो होते हैं, हमारी भाषा के अकॉर्डिंग, हमारे नेचर के अकॉर्डिंग। कुछ लोगों के लिए ये ठीक है, कुछ लोगों के लिए गलत है, कुछ लोग, कुछ और अन्य वर्ग के लोग जो हैं वो किसी और तरह के संकेतों का इस्तेमाल करते होंगे। ये है, तो ये डिपेंड करता है लैंग्वेज पर, आसपास के एटमॉस्फेयर पर, सब पे डिपेंड करता है ये। ये है, ऐसे हम बुलाने के लिए करते हैं किसी को, ये है। इसको आप पढ़ सकते हो डिटेल में, कोई वो नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है आपका ये आंगिक भाषा। जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं उनके बारे में सिर्फ लिखित रूप में है, बाकी कुछ भी नहीं है, आप सब जानते हैं इसके बारे में, चैप्टर के पूरे चैप्टर के बारे में। अब अगला बिंदु आता है हमारा हाव भाव के प्रकार।
हाव भाव सह संप्रेक्षण यानी कि को वर्बल कम्युनिकेशन के संकेत हैं, यानी मौखिक भाषा के साथ साथ चलते हैं। जैसे कि हाँ बोलते समय मुँह हिलाना, ना बोलते समय मुँह ऊपर नीचे करना, इस तरह से हम बचपन से ही भाषा को अर्जन के साथ इन्हें अर्जित करते हैं और मौखिक भाषा के साथ साथ इनका बराबर उपयोग करते हैं। यह है यह कथ्य या संदेश के आंगिक प्रतिरूप हैं और संप्रेक्षण को पुष्ट करते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें मारूंगा के साथ मुक्का दिखाना, है ना। कभी कभी कोई इंसान हमारी बातों से ना समझे तो हमारी चेष्टाओं से समझ जाता है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इस तरह से। मुझे मालूम है कहने के साथ साथ कंधे उचकाना और मैं खींच कर चीर कर रख दूंगा के साथ साथ जैसे हम धमकी देते हैं कि चीर कर रख दूंगा, इस तरह की धमकी के साथ हाथ को काटने के अंदाज में एक से दूसरी ओर ले जाना। ये अक्सर हमारे जो है हम नमस्कार करते समय या फिर हमारे ट्रैफिक कर्मी होते हैं उनको ठहरिए या निकल जाइए, इस तरह के संकेत होते हैं। देखो दिए हुए इसमें, यहाँ पे हम इनका इस्तेमाल करते हैं आंगिक चेष्टाओं का। ये है हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं सर यहाँ पे। ये जीत के लिए, विक्ट्री के लिए 2 उंगली दिखाना, है ना। आप मुझे अपने लिफ्ट मांगने के लिए ये वाला साइन होता है ना। अब ट्रैफिक कर्मी द्वारा किसी चीज़ को दर्शाने के लिए, ट्रैफिक को संचालन करने के लिए इस तरह से होता है। शांत, चुप, रुकिए, पीछे हटना, इसके लिए इस तरह का इस्तेमाल होता है। यह है हाव भाव भाव प्रदर्शन का काम करते हैं। छाती पीटना शोक का संदेश है। मुंह बिचकाना घृणा का भाव है, इस तरह के हैं। हाव भाव दिशा आदि की दृष्टि से सांकेतिक होते हैं। हम आमतौर पर यह वह, ऊपर नीचे आदि शब्दों को बिना हाथ भाव के नहीं बोलते। जैसे कोई हमसे एड्रेस पूछता है तो हम उसको बताते हैं कि आगे जाके सीधा लेफ्ट मुड़ना है, तो हम अपने हाथों को लेफ्ट की दिशा में घुमा के बताते हैं, इस तरह से। हाँ। अगला है संकेतों के कारण कही गई बातों को अच्छी तरह से समझने में सुविधा होती है। यानी कि जब हम किसी से फेस टू फेस बातें करते हैं तो हम अच्छी तरह समझ पाते हैं, जबकि कॉल पर बात करना इतना समझने लायक नहीं होता है। जैसे रास्ता बताने के लिए, जो मैंने बोला आपको अभी, रास्ता बताने के लिए दिशा दूरी का ये है, दिशा दूरी का संकेत करते जाते हैं कहीं, जिससे कही हुई बात और स्पष्ट समझ आ जाती है और स्मरण भी हो जाता है कि इन शब्दों का क्या अर्थ है, इस तरह से। हाव भाव के अक्सर हाव भाव से अक्सर हम यह भी जान लेते हैं कि व्यक्ति क्या कहने वाला है या किस मनस्थिति में है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति गुस्से की अभिव्यक्ति में है तो हम उसको देख कर समझ जाते हैं कि वो कोई अपशब्द ही बोलेगा, इस तरह से। या फिर कोई व्यक्ति जो है घबराया हुआ है तो उसकी जो वाक होगी, इसकी जो स्पीच होगी, जो वो बोलना चाहेगा हमसे, उसमें हम थोड़ा सा पूर्व अनुमान लगा लेते हैं। अगला है हाव भाव व्यक्ति की अभिव्यक्ति को लय गति देते हैं। हाव भाव जो होते हैं व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति है उसको लय गति देते हैं, अभिव्यक्ति के स्तर पर रूप देते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अभिव्यक्ति में किसी शब्द पर बल देना चाहता है तो बल की आंगिक चेष्टा करता है। वह उक्ति को अचानक रोकता है तो हाव भाव भी रुक जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कोई बात बोलना चाह रहा है और बोलते बोलते अगर वो रुकता है तो उसके हाव भाव भी रुक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो चुप है और उसके हाथ इशारा करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो हाव भाव जो है इसको लय गति देते हैं, किसको? अभिव्यक्ति को। यहाँ हवा के प्रकार इनको शॉर्ट में दे रखा है, तो आप पढ़ सकते हो शॉर्ट में अगर जानना है तो। पूरक का मतलब होता है यहाँ पे सप्लीमेंट्री, साथ काम करने वाले। अगला है हाव भाव और भाषा में उसका स्थान। जिस तरह हम किसी व्यक्ति की मौखिक अभिव्यक्ति के आधार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, उसी तरह हम भाषा हाव भाव को अभिव्यक्त के सुनो फिर से। जिस तरह हम किसी व्यक्ति की मौखिक अभिव्यक्ति के आधार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, उसी तरह हम व्यक्ति के हाव भाव को अभिव्यक्ति का रूप मानकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जैसे मुझे आंख मत दिखाओ, है ना। इसका मतलब होता है कि मुझे धमकाओ मत या डांट का भाव मत दिखाओ, इस तरह से। क्यों मुंह लटकाए खड़े हो अर्थात दुखी क्यों लग रहे हो। क्यों हाथ मल रहे हो, मतलब आपको किस बात का आशय हो रहा है, इस तरह से। हम भाषा में हाव भाव पर आधारित अनेक अभिव्यक्तियों को शामिल करते हैं। जब हम दूसरे व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं तो उनके व्यवहार, मनोभाव आदि की सूचना देने के लिए उनके हाव भाव का उल्लेख करते हैं, है ना। जैसे कि हम किसी व्यक्ति के
बारे में किसी को सूचना दे रहे हैं तो हम उसके हाव भाव को बताते हैं कि वो गुस्से में लग रहा था बहुत, है ना, इस तरह से। उसी तरह उपन्यास, कहानी आदि में पात्रों के संवाद के साथ साथ लेखक उनके हाव भाव का उल्लेख भी करते हैं। वह कंधे उचकाकर बोला, है ना, उसने सिर हिलाते हुए कहा, है ना, वह पैर पटकते हुए बाहर निकल गया, इस तरह से फुसफुसाकर बोला, चिल्लाकर बोला, दबे स्वर में बोला। इस तरह से क्या करते हैं लेखक जो होते हैं उस पात्र के उस पात्र का जो मतलब हाव भाव है उनको व्यक्त करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका जो लेख है वो जीवित दिखाई दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब आता है आंगिक भाषा। अभी तक हमने जो पढ़ा वो हाव भाव थे, यानी कि गेस्चर्स। उसमें हमारी मुखाकृति और हमारे हाथ पैरों की मूवमेंट ये सब आती हैं। अब आती है बॉडी लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, आंगिक संप्रेक्षण का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है बॉडी लैंग्वेज। हम मनोभावों को शब्द से व्यक्त करते हैं, इसी तरह हमारा शरीर भी इन मनोभावों को केवल व्यक्त करता है ना। अतीव क्रोध की स्थिति में आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरे की मांसपेशियां तन जाती हैं, कभी कभी गुस्से में शरीर में कंपन होती है, हाथ भिज जाता है। ऐसी स्थिति में हम बिना भाषिक अभिव्यक्ति के मनोभावों को समझ जाते हैं। शर्म, घबराहट, प्यार, घृणा आदि भाव आंगिक प्रतिक्रिया के ही मालूम होते हैं। चलो, इसमें क्या है, जो हमारी प्रतिक्रियाएं आती है, रिएक्शंस आते हैं, उनको शो करना है। हाव भाव क्या है, एक पूरक सप्लीमेंट, मतलब सप्लीमेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं उसको हम अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी बातों को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे कि हमें रास्ता बताना है तो हम अपने हाथों का इस्तेमाल करके बताएंगे। लेकिन बॉडी लैंग्वेज क्या है, हमारे गुस्से को, हमारे प्यार को, हमारी घृणा को व्यक्त कर देती है अपने आप। चलो, हाव भाव जो है ज़्यादातर यादृच्छिक है, समाज सापेक्ष है और व्यक्ति के लिए इनका उपयोग ऐच्छिक भी है। ठीक है, यानी कि हाव भाव जो हैं, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो बिना हाव भाव के भी अपने बातों को, अपने विचारों को रख सकता है। लेकिन जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है यह ऐच्छिक नहीं है, ये कंपलसरी होती है। और ये होती किसकी वजह से है, ये हमारे शरीर में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों की वजह से होती है। ठीक है, अब आता है आंगिक भाषा के दो रूप हैं। एक शारीरिक प्रतिक्रियाएं, जिनकी चर्चा हमने ऊपर की है। एक है प्रतिक्रियाएं शरीर की रासायनिक ही होती हैं, यानी कि कुछ एक है शारीरिक प्रतिक्रियाएं और एक है रासायनिक प्रतिक्रियाएं, यानी कि बॉडी केमिस्ट्री पर आधारित है। दूसरा रूप जो है श्रोता के संदर्भ में वक्ता की स्थिति आदि, वह शरीर की भौतिक फिजिक्स पर आधारित है। ठीक है, अब आते हैं शारीरिक प्रतिक्रियाओं को समझते हैं। इसमें ढंग से समझ में आएगा कि हमें शारीरिक प्रतिक्रिया क्या है और ये रासायनिक प्रतिक्रिया क्या है, इनके बारे में ठीक से समझेंगे, स्थितियाँ। ठीक है, तो शारीरिक प्रतिक्रिया को समझते हैं, प्रतिक्रियाओं को। इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है हमारा, शारीरिक प्रतिक्रियाएं मनोभावों की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। ठीक है, यानी कि जो हमारे मन में जो भाव आते हैं उनकी सहज और स्वाभाविक, सिंपल और रियल अभिव्यक्ति है। गुस्से में आंख लाल होती हैं, लाज में चेहरा लाल होता है, घृणा में मुंह और नाक की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, है ना। काव्य शास्त्र में इस रस के संदर्भ में शारीरिक रूप से व्यक्त कई प्रतिक्रियाओं को संचारी भाव की संज्ञा दी गई है। यानी कि काव्य शास्त्र में इस प्रतिक्रियाओं को क्या बोलते हैं, संचारी भाव बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने आप ही घटती हैं, जैसे कि गुस्से में आँख लाल होना, है ना, शर्म से चेहरा लाल होना, घृणा से मुंह और नाक की मांसपेशियां सिकुड़ जाना, इस तरह से। शारीरिक प्रतिक्रिया मनोभावों की स्थिति में शरीर में उत्पन्न रासायनिक परिवर्तनों के कारण पैदा होती हैं। जो शारीरिक प्रतिक्रिया हैं वो मनोभावों, यानी कि मन की बातों की स्थिति में शरीर से में जो उत्पन्न रासायनिक परिवर्तन होते हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनके कारण होती है। विविध भावों की स्थिति में शरीर में विविध हार्मोन कई तरह के विकार पैदा करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि भावों की स्थिति में इन प्रतिक्रियाओं से बच नहीं सकते, यानी कि हमारी बॉडी में कुछ चीज़ों को लेकर अब ऑटोमेटिकली क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होते हैं और इनसे हम बच नहीं सकते, चाहे हम कितने भी सक्षम क्यों ना हो। गुस्से में हमारे आंखें लाल होना, हाथ पैर कांपना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। डर से हाथ पैर कांपते हैं जैसे हमारे। अब चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसको डर लगेगा तो हाथ पैर कांपेंगे। हाँ, ये बात हो सकती है कि कुछ व्यक्तियों को डर किसी और चीज़ से लगता है और कुछ को डर किसी और चीज़ से लगता है। सब व्यक्ति किसी एक समान चीज़ से नहीं डर सकते, ये बात मानने योग्य है। लेकिन ये नहीं है कि कोई व्यक्ति को डर लगेगा तो वह कांपेगा ही नहीं, इतना पावरफुल कोई भी नहीं होता है ना। इसी तरह से जैसे कुछ एक्टर्स होते हैं
तो जो एक्टर अपने अभिव्यक्ति के हिसाब से अपने बॉडी के अंदर रासायनिक परिवर्तन कर लेते हैं वो एक सफल कलाकार बन जाते हैं, और जो नहीं कर पाते वो नहीं बन पाते। वही दिया हुआ है। गुस्से में ऊंची आवाज़ में बोलना, है ना, गलती करने पर हिचकिचाकर बोलना आदि भी शारीरिक प्रतिक्रियाओं में शामिल है। शारीरिक प्रतिक्रियाओं में लोगों में अंतर देखा जाता है। कुछ लोग क्रोधी स्वभाव के होते हैं और वे अधिक प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं, जबकि शांत स्वभाव के व्यक्ति क्रोध की स्थिति में भी इतनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त नहीं करते। चलो, अब इसमें ही शारीरिक प्रतिक्रियाओं के अंदर शारीरिक स्थिति इसका एक सब पॉइंट है, इसके बारे में देखते हैं। शारीरिक स्थितियाँ जो हैं ये पहले से चर्चा में नहीं थी, इन पर लोगों का भी हाल ही में ध्यान गया है। इनमें वक्ता और श्रोता दोनों के मनोभावों को एक दूसरे के प्रति उनके आकर्षण विकर्षण के संदर्भ में समझा जा सकता है। जैसे कि इसमें क्या है कि हमारी जो स्थितियाँ होती हैं, हमारा जैसे खड़े होने का अंदाज, हमारे चेहरे का चेहरे मतलब दोनों के बीच में दूरी, चेहरे की आकृति किस तरह से आकृति हमारी, ये सब चीज़ें इसमें दर्ज होती हैं। एक सॉरी तो यही है इसमें हमारी जो मतलब बॉडी की डिस्टेंस हो गया, बॉडी की एक्सप्रेशन होता है उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, अगर हम इस तरह से बैठे होंगे तो हमारे मन में इस तरह का भाव होगा कि यह कब ख़त्म होगा। यह भाव है कि यह तो मैंने सोचा ही नहीं, ये है कि बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। इस तरह के अलग अलग भाव होते हैं। आंगिक भाषा में शरीर की भौतिकी यानी कि भौतिक स्थिति जो होती है, फिजिकल वो जो होती है लोकेशन के संदर्भ में विस्तार से चर्चा करना अच्छा ठीक है, जरूरत नहीं है उसकी। अब इसमें शारीरिक स्थितियों में सबसे पहली चीज़ आती है टेरिटरी यानी कि क्षेत्र। इस विषय में मर्मज्ञ विद्वानों ने बताया है कि सॉरी, दो व्यक्तियों के बीच संप्रेक्षण के स्तर पर 4 तरह की दूरियां होती हैं, है ना। एक है ये वाली घनिष्ठता यानी कि बहुत ज़्यादा क्लोजनेस। इसमें क्या होता है, आधे से 1.5 फुट के बीच में, यानी कि आधे से 1.5 फुट की जो दूरी होती है वो क्या दर्शाती है, घनिष्ठता को यानी कि क्लोजनेस को। अगर वही दूरी जो है 1.5 फुट से 4 फुट हो जाए तो उनका क्षेत्र होता है परिचय का क्षेत्र। और वही दूरी अगर 4 फुट से 12 फुट हो जाए तो होता है सामाजिक संपर्क, यानी कि हम किसी सामाजिक क्षेत्र में हैं और वहाँ पर हमारा संपर्क हुआ इस तरह से। अगला आता है सार्वजनिक क्षेत्र, और सार्वजनिक क्षेत्र में होता है 12 फुट से अधिक, यानी कि पब्लिक प्लेस बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे 12 फुट से अधिक दूर खड़े होकर हम किसी से वार्तालाप करते हैं, इस तरह के होता है। ये देखिए, ये दो जो हैं ये बिल्कुल क्लोज खड़े हुए हैं, इसका मतलब है कि इनके बीच में घनिष्ठता है, क्लोजनेस है। ये फ्रेंड हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इसमें थोड़ी सी दूरी है इनके बीच में, इसका मतलब है कि ये परिचय के क्षेत्र में है। अभी ये अपना इंट्रोडक्शन वाले फेज़ के अंदर है अभी ये कहने का अर्थ है इसमें। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक संपर्क में आपका नौकर या आपके घर का डाकिया ऐसा हो सकते हैं, ठीक है, कोई वो नहीं है। इसमें घनिष्ठता को और इंट्रोडक्शन वाले फेज़ को समझाया गया है, इसको पढ़ सकते हो आप, इसको कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ये वाला। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है अंदाज यानी कि पोस्चर। पोस्चर के अंदर इस तरह की आकृति आती हैं कि हमारा मुंह कैसा बन रहा है, हम किस तरह के एक्सप्रेशन दे रहे हैं, इस तरह से। हाथ रखने का अंदाज, बैठने खड़े होने का अंदाज आदि व्यक्ति के स्वभाव तथा मन स्थिति आदि का बोध कराते हैं। निम्नलिखित तस्वीर देखिए, इनमें हाथ रखने के अंदाज से मन की स्थिति का पता लगाइए। इस तरह बंधे हुए हाथ, कसी हुई मुट्ठी और मुख आकृति प्रकट करते हैं कि व्यक्ति गुस्से में है और विरोध में है। इस तरह से अगर आप ऐसे बैठे हो तो इसका अर्थ होता है कि आप या तो गुस्से में हैं या फिर आप किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं। इस मामले में मेरा इरादा पक्का है, ये आकृति बताती है इस तरह से। ये है इस मुद्दे में प्रकट होता है वह व्यक्ति अपने आप को कितना महत्वपूर्ण समझता है, यानी कि ये व्यक्ति अपने आप में खोया हुआ है, ये कहना चाह रहे हैं ये लोग। इसमें है कि इस मुद्दे से पता चलता है कि वह व्यक्ति सोचता है कि इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, यानी कि वो बंधा हुआ फील कर रहा है अपने आप को, यानी कि वह ठीक है मैं नहीं कर सकता कुछ भी। इस तरह से खड़े होना मतलब इसमें कई तरह की अंदाज यानी कि पोस्चर्स दिए हुए हैं जिनको देखकर आप समझ सकते हो कि यह पोस्चर किस लिए या क्या शो करता है, इसका अर्थ क्या है ना। इस तरह से है। बैठने का अंदाज देखिए, बैठते समय कैसे करते हैं, अगर ऐसे बैठते हैं तो क्लोज फ्रेंड है ना। इस तरह से उन्मुख होना, यानी कि एक दूसरे की तरफ उन्मुख होना, बिल्कुल पास मतलब
आमने सामने खड़ा होना इस तरह से होता है। यहाँ पे अगर आप इस तरह से उन्मुख होते हैं, यानी कि आप दोनों के बीच में किसी तीसरे का स्थान है, आप चाहते हो कि कोई तीसरा व्यक्ति भी हमारे साथ कन्वर्सेशन में, हमारी वार्तालाप में जुड़ जाए, इस तरह से। ये व्यक्ति जो है ये एक दूसरे के बिल्कुल उन्मुख खड़े हैं और ये नहीं चाहते कि किसी तीसरे को यहाँ पे आना चाहिए, तो ये बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं इस तरह से। इनके बीच में तीसरे की कोई जगह नहीं है, लेकिन ये लोग क्या खड़े हैं, यहाँ पे तीसरे व्यक्ति की स्थान है, यही है। अगली आती है मुख आकृति। इसमें क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशन। ओह, इसमें देखिए कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, देखते हैं इनको। ये है ओह फो, फिर वही गलती। ये जो एक्सप्रेशन है ये बताता है कि आपने कोई गलती करी है और फिर से वो हुई है, आपने की है, सामने वाले ने की है, ये उसको शो करता है। ये है बात समझ में आ गई, अब यही करूँगा। ये जो एक्सप्रेशन है ये तरह का शो करता है। हाँ मैं बड़ी मजे, हाँ है ना बड़ी चीज़, मज़ेदार चीज़, ये इस तरह का एक्सप्रेशन है। अब आता है आंगिक संप्रेक्षण और भाषा, यानी कि जो हमारे गेस्चर्स हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज है, सब जो हैं ये भाषा में क्या रोल करते हैं। चलो देखते हैं। हम मौखिक भाषा के साथ दोनों रूपों का सहज रूप से प्रयोग करते हैं। जब कोई दीन व्यक्ति आंगिक चेष्टा के साथ सलाम बोलता है तो वह आंगिक संप्रेक्षण और वाचिक संप्रेक्षण का समान्वित रूप अपनाता है ना। जब कोई व्यक्ति सलाम या नमस्ते बोलता है तो क्या करता है, वो अपना हाथ भी उठाता है और क्या करता है, मुंह से भी बोलता है, वही है। सलाम या नमस्ते में आंगिक संप्रेक्षण के दोनों रूपों का समान्वित प्रयोग भी देखा जा सकता है। व्यक्ति नमस्कार के लिए दोनों हाथ उठाता है, यह हाव भाव या आंगिक चेष्टा है जो यादृच्छिक है। सामाजिक स्तर में नीचे पायदान पर खड़ा व्यक्ति अपनी आंगिक चेष्टा है। अच्छा ठीक है, इसमें इसके बारे में दिया हुआ है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, हर व्यक्ति, अच्छा इसमें मैं बता दूँ क्या है। इसमें बताया हुआ है कि आंगिक चेष्टा किस तरह से इम्पोर्टेंट है, मतलब जो हम वो पढ़ चुके हैं उसको एक बार फिर थोड़ा सा डिटेल में दोबारा दे दिया है। ये है कि हम नमस्ते करते समय आंगिक चेष्टाओं और भाषिक चेष्टाओं दोनों का इस्तेमाल करते हैं, ये सब दिया हुआ है। कौन कौन करता है, कैसे कैसे करता है, ये सब इसमें लिखा हुआ है, इसको पढ़ सकते हो अच्छी तरह से आप। आगे बढ़ते हैं। हर व्यक्ति समान रूप से आंगिक संप्रेक्षण नहीं करता है और ना ही हर व्यक्ति आंगिक संप्रेक्षण को पूर्ण रूप से समझ पाता है। यानी कि हर व्यक्ति की जो आंगिक संप्रेक्षण है वो प्रत्येक व्यक्ति से अलग हो सकती है, और यह भी जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर किसी की आंगिक चेष्टाओं को समझ सके। कोई किसी के इशारे समझ पाता है, कोई नहीं समझ पाता, बहुत कॉमन सी बात है। इस तरह से है। कुछ लोग अधिक मात्रा में आंगिक संप्रेक्षण का उपयोग करते हैं तो कुछ सीमित मात्रा में करते हैं, ये सब है। यह देखा गया है कि पढ़े लिखे लोग आंगिक चेष्टाओं का कम उपयोग करते हैं। इसके दो कारण हैं। औपचारिक स्थिति में मानव का अधिक उपयोग करने भाषा का अधिक उपयोग करने के कारण वे वाचिक अभिव्यक्ति पर अधिक बल देते हैं। यानी कि जो औपचारिक स्थिति होती है उसमें लोग भाषा का अधिक उपयोग करने के कारण वाचिक अभिव्यक्ति, मतलब कि उन लोगों में ज्ञान ज़्यादा होता है तो वो क्या करते हैं, अपनी वाचा पे, अपनी वाक पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपनी स्पीच पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इस तरह से है। यह भी हो सकता है कि वे भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति की क्षमता पर अधिक भरोसा करते हैं। सेम बात, पढ़े लिखे हैं तो उन्हें ज्ञान है किसी चीज़ का, उस तरह से वो आगे बता रहे हैं। चलो, जिस तरह भाषा के माध्यम से दूसरों के विचार सुनकर तद अनुरूप आचरण करते हैं, उसी तरह आंगिक संप्रेक्षण से दूसरों की स्थिति समझकर उचित व्यवहार कर सकते हैं, है ना। उदाहरण के लिए यदि हमें मालूम हो जाए कि सामने वाला आपसे बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं है तो हम भी उससे दूर हो सकते हैं, इस तरह से होता है। तो इसलिए क्या है, हमें आंगिक भाषा जो है, हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है, हाव भाव जो है, हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है। कभी कभी ये हमें सूचित कर देते हैं, कोई व्यक्ति गुस्से में आ रहा है तो हम उससे दूर भाग सकते हैं, कोई टीचर गुस्से में है तो हम अपना काम पहले ख़त्म कर सकते हैं या छुप सकते हैं, हम या बातें ना करें, इस तरह से हो सकता है ना। जैसे कोई अनजान व्यक्ति आपको घूर कर देखे तो आप क्या करोगे, उससे दूर निकल दोगे इस तरह से होता है ना। तो यही है इस चैप्टर में, बस आगे तो शायद सारांश बस खत्म। ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, अगर आप इसको छोटा शॉर्ट में पढ़ना चाहते हो तो इसका सारांश पढ़ लिया करो। अगर आप नहीं चाहते कि मैं पूरा चैप्टर पढूं, सिर्फ सारांश पढ़ लीजिए, पूरी समरी मिल जाती है इसमें आपको, क्या क्या हुआ है, क्या क्या हो रहा, इस तरह से। और बहुत छोटा चैप्टर था आपका, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो चुका है। अब ये 3rd इकाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है।
तीसरी यूनिट, इसका नाम था आंगिक संप्रेक्षण, है ना। तो अब अगली वीडियो के लिए आप वेट कीजिए, इसी चैनल पर मिल जाएगी आपको। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहेगा और इसके क्वेश्चन आंसर्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना, ये सब मैं एग्ज़ाम से पहले आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी आप चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए। कुछ आपको कुछ सलाह देनी है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा और मैं उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।